ठीक। नमस्कार। आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के नेक्स्ट चैप्टर में, जहां कल हमने छोड़ा था वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत अपघटनीय रासायनिक अभिक्रिया और तापीय रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे थे। तो उन चीज़ों को लेते हुए और आगे की तरफ चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है जिसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील धातु, जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं उदाहरण के थ्रू। उदाहरण लेते हैं। क्या होता है कि जब एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करती है? विस्थापित करे, माने उसके यौगिक से बाहर कर दे, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अगर विस्थापन अभिक्रिया की, तो मान लेते हैं कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन है और उसमें हमने क्या किया? पोटेशियम को के साथ रिएक्शन कराया। तो पोटेशियम एक अधिक क्रियाशील धातु है जो क्या करती है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है और सोडियम धातु क्या होता है? अलग हो जाता है। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन था, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन था, पोटेशियम ठोस अवस्था में था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट में आता है और सोडियम सॉलिड अवस्था में आता है। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जलीय विलयन में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जिसका कलर ब्लू होता है, और इसमें हम एक लोहे की कील को डालते हैं, ठोस अवस्था में होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो आपका बनता है आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है वो आयरन के कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसका कलर आपका होता है लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन माने हरे रंग का, हरा रंग देगा। कॉपर सल्फेट का जब जलीय विलयन बनाओगे तो वो नीले कलर का होगा, नीले रंग का होगा। और आयरन सल्फेट का सलूशन जब बनाएंगे तो वो कैसा होगा? लाइट ग्रीन होगा। फिर है, तो इस तरह से क्या होता है, जब अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करती है? विस्थापित करती है। मीन्स उसके स्थान से हटा दे, उसके यौगिक से धातु को बाहर करना, धातु को बाहर करना। ये जो प्रोसेस होती है कि यौगिक को धातु से बाहर करने की, वो कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया के बाद अब बात आती है, चौथी अभिक्रिया है
द्वि विस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लवण अपने आयनों को एक दूसरे के साथ परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करने का मतलब होता है एक्सचेंज करना। क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तब इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमने लिया सोडियम नाइट्रेट का विलयन, उदाहरण है ये आपका कि सोडियम नाइट्रेट का हमने जलीय विलयन लिया और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले हम किसको लेंगे? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अब इनको आयनों में तोड़ते हैं, आयनिक रूप में या आयनों के रूप में तोड़ने पर तब आपको और अच्छे से सोडियम धन आयन बनाएगा, क्लोरीन ऋण आयन बनाएगा, चांदी धन आयन बनाएगा, नाइट्रेट ऋण आयन बनाएगा। नाइट्रेट ऋण आयन बनाएगा। अब देखिए क्या होता है। बोला गया कि एक जो लवण है दूसरे तत्व के आयनों का अपने साथ एक्सचेंज करे तो क्या करेगा? सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ेगा, सोडियम नाइट्रेट के साथ जुड़ेगा, सोडियम पॉजिटिव आयन नाइट्रेट के साथ जुड़ेगा और बनेगा सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन और AgCl का अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा? अवक्षेप बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड फॉर्म लिख सकते हैं। तो सोडियम का धन आयन नाइट्रेट के साथ, सिल्वर का धन आयन सिल्वर है क्लोरीन के ऋण आयन के साथ। तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, क्या बनेगा? तो यहाँ पर बेरियम जो है वो टूटेगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव में
2Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव 3 मोल्स, ये दोनों जुड़ेंगे, बनेगा क्या आपका BaSO4 बनेगा और AlCl3 बनेगा। अब इस समीकरण को संतुलित करना है तो 3BaCl2 कर लेते हैं, तो 3BaSO4 बनेगा और 2AlCl3 बन जाएगा और समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो ये हुआ आपका कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, फिर से समझें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि जो दो लवण हो वो अपने आयनों का क्या करें, आदान प्रदान करें, एक दूसरे के साथ क्या करें, एक्सचेंज करें। माने दूसरा लवण अब दूसरे के ऋणायन को अपने धनायन के साथ जोड़ ले और दूसरा धनायन दूसरे के ऋणायन के साथ जुड़ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। और इस अभिक्रिया में जर्नली जो प्रोसेस होती है वो अवक्षेपण अभिक्रिया की क्रिया होती है। इस तरह से आपका हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीकरण और अपचयन आता है पचमा, जिसे हम रेडॉक्स बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले, इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले, क्योंकि जो रेडॉक्स है, अगर इसे थोड़ा सा हम इंग्लिश से समझें, REDOX, रेड, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, जिसको कि हम अवकरण बोलते हैं, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो हिंदी में रेडॉक्स को बोला जाता है ऑक्सीकरण। रेडॉक्स को ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश वर्ड है। तो ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया, क्या बोला जाएगा, ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया। तो रेडॉक्स को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकरण क्या होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण को जानना होगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इस टर्म को हम यहाँ पर समझेंगे। क्या होता है, कीड़ा पड़ गया क्या यार, देखते हैं, टर्म लेते हैं ऑक्सीकरण। यहाँ पर ऑक्सीकरण, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पर कि ऑक्सीजन जुड़ जा रही हो, किसी भी प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है और हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया दिख रही हो सामान्य अवस्था में अगर आपको, और लग रहा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर आप ऑक्सीकरण लिख सकते हैं। लेकिन हम ऑक्सीकरण के लिए ये चीज़ नहीं बोल सकते कि केवल ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ता फिर भी ऑक्सीकरण होता है। तो वहाँ कैसे हम पता करेंगे, तो वो सब चीज़ें अभी देखते हैं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें ऑक्सीकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहली परिभाषा होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना एवं
हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। समझेंगे कि ऑक्सीकरण है क्या। जैसे डिफिनीशन में आपको लिखा हुआ मिल रहा है, जैसे कि डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना एवं हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं H2 है और 1/2 O2 है और बन रहा है H2O, तो यहाँ बोल देंगे कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यही बोलेंगे ऑक्सीकरण होता है या हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरी डेफिनीशन देखते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर यहीं पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ जुड़ रही है, 2HCl बन रहा है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण। इसके बाद एक तीसरी डेफिनेशन आपकी आती है जो संयोजकता से, जब किन्हीं तत्वों की धनात्मक, जब किन्हीं तत्वों में क्या हो रहा है, यहाँ पर आ गया। चलो ठीक है। तीसरी डेफिनेशन थोड़ा सा ऊपर लिखना है पड़ेगा। तीसरा नंबर, जब किसी भी तत्वों की, या अरे यार क्या कर रहे हैं, जब किसी
तत्व की धनात्मक संयोजकता का मान बढ़ता है तब उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। कैसे देखते हैं। SnCl2 प्लस Cl2 बनेगा क्या, SnCl4। यहाँ पर अगर देखें टिन की संयोजकता धन 2 है, क्लोरीन की -1 है, यहाँ पर क्लोरीन की -2 है। टिन यहाँ पर क्या कर रहा है, +4 कर रहा है, क्लोरीन -1 कर रहा है। तो यहाँ पर जब चार्ज आप देखें +2 से +4 हो जाए, चार्ज क्या हो जाए, धन 2 से बढ़ जाए, तो किसी भी तत्व की अगर संयोजकता देखें, सबसे सिंपल सा फंडा होता है उसके चार्ज को देखना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, उसके चार्ज को आप देखिए। जैसे यहाँ पर देखें H2 धन Cl2, अगर हम बोलते हैं 2HCl, हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में है 0, क्लोरीन का 0, यहाँ हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1। 0 से क्या हुआ, धन 1 हुआ, तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो किसका 0 से धन 1 हो रहा है, तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो 0 से धन 1 की तरफ परिवर्तित हो रही है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। तो 3 परिभाषाएं हैं। पहला, किसी भी तत्व में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो, तो वो उस तत्व का क्या कहलाएगा, उस रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रोसेस कहलाएगी वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। फिर दूसरा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो खुद भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो अगर और कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहे हैं, अगर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं, N2 प्लस H2 जो बनता है अपना वो 2NH3 बनता है, 3H2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 0 है, हाइड्रोजन का 0 है, नाइट्रोजन -3, हाइड्रोजन +1। तो अगर धन 1 बन रहा है तो नाइट्रोजन भी क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो जब विद्युत ऋणात्मक तत्व किसी तत्व से जुड़ रहा है तो वहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। फिर तीसरी जो डिफिनीशन है कि चार्जेस को देखना है। मान लेते हैं हम देख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2, नंबर ऑफ मोल्स 2H2 प्लस O2 क्या बनेगा, 2H2O बनेगा। मुक्त अवस्था में जब रहेगा तो ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पर भी 0, लेकिन जैसे ही यहाँ आए तो +1 और -2। तो धनात्मक में जो परिवर्तित हो जाए वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जब किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या है, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है, प्लस का मान बढ़ता है, तो उस तत्व का ऑक्सीकरण होगा। अब दूसरा आते हैं अवकरण, जिसे हम इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। तो अवकरण पे आते हैं। अवकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीजेशन का जस्ट उल्टा है ऑक्सीकरण का, हाइड्रोजन का जुड़ना एवं ऑक्सीजन का बाहर निकलना अवकरण कहलाता है, अवकरण कहलाता है। मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, CaO प्लस 2HCl बनेगा क्या, कैल्शियम से अगर हम देखें
तो क्या हो जाएगा, CaCl2 होगा और H2O होगा। तो Cl का यहाँ से देखते हैं, क्लोरीन से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन का अवकरण हो रहा है, क्लोरीन का अवकरण हो रहा है। या अगर हम नॉर्मली ऑक्सीजन का देखें और हाइड्रोजन का ही देखें, H2O 1/2O2 बनेगा क्या अपना, H2O बनेगा। तो ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का तो हमने बताया था कि ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्वों, विद्युत धनात्मक तत्वों का मतलब सबसे ज़्यादा धातुओं का जुड़ना, तत्वों का जुड़ना अवकरण कहलाता है, अवकरण कहलाता है। विद्युत धनात्मक तत्व मान लेते हैं Na, 2 मोल Na है, 2 मोल क्लोरीन है, 1 मोल ही है क्लोरीन, तो इसको जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, 2NaCl बनेगा। सोडियम विद्युत धनात्मक है, यहाँ पर सोडियम 0, क्लोरीन 0 है, सोडियम धन 1 हो रहा है, क्लोरीन ऋण 1 हो रहा है, तो ऋण 1 हो रहा है, माने सोडियम का क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, सोडियम का नहीं, क्योंकि हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, अवकरण पढ़ रहे हैं। सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन का अवकरण हो रहा है। क्लोरीन का अवकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें इसका चार्ज 0 था, 0 से ऋण 1 हो रहा है, और इसके साथ में जो सोडियम जुड़ रहा है वो विद्युत धनात्मक प्रकृति का है। तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो और जिसमें विद्युत धनात्मक तत्व, जनरली जो धातु हैं, अगर धातु जुड़ रही हैं तो उसे आप क्या कहेंगे कि उस तत्व का अवकरण हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अवकरण वर्ड हिंदी में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इंग्लिश का जो रिडक्शन वर्ड है वो बड़ा सरल है, जल्दी से याद हो जाता है, क्योंकि रिडॉक्स उसी से बना हुआ है। आपके बुक में भी ऑक्सीकरण अवकरण तो दिया है, लेकिन ब्रैकेट में रिडॉक्स अभिक्रिया दी हुई है। तो रिडॉक्स जो वर्ड मैंने पहले यूज किया, रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ये नहीं समझ लेना कि रिडॉक्स का मतलब बोल रहे हैं तो रेड मीन्स लाल होता है और ऑक्स मीन्स बैल होता है, तो बैल जब लाल कपड़ा देख लेता है तो दौड़ पड़ता है। तो ये नहीं समझ लेना कि लाल बैल अभिक्रिया है। रेड का मतलब क्या है, रिडक्शन है, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीकरण क्या है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए। ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी है, तो ऑक्सीजन की प्रकृति जो होती है वो विद्युत ऋणात्मक प्रकृति है। तो अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व भी जुड़ रहे हैं तो ऑक्सीकरण होगा। अब उसके जस्ट अपोजिट चलना है। ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ जाए ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो अवकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़े तो ऑक्सीकरण, तो विद्युत धनात्मक जुड़ जाए तो अवकरण। प्लस चार्ज बढ़े, धनात्मक चार्ज बढ़ जाए तो ऑक्सीकरण, तो ऋणात्मक चार्ज बढ़ जाए तो अवकरण। तो इसी तरह से तीसरी डेफिनेशन इसकी होगी, जब किसी तत्व में किसी तत्व का ऋणात्मक मान बढ़ता है तब उस तत्व का अवकरण होता है। ठीक है, तो ऋणात्मक मान यहाँ देखिए 0 था, लेकिन यहाँ पर -1 हो गया, तो ये ऋणात्मक मान बढ़ रहा है क्लोरीन का। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। इस तरह से अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम देखेंगे एनसीईआरटी में।
क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं उन्हें एनसीईआरटी में भी देखना ज़रूरी है। तो चलते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ। कुछ उसमें एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे कौन सी अभिक्रिया होती है। एक्टिविटी आपको पहला देखिए, क्रियाकलाप 1.4 दिया हुआ है। ये चीज़ आपको आपके घर में मिल जाएगी कि एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड, आपके पास बीकर ना हो तो आप कांच की ग्लास ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड या जिसे बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना ले लीजिए और इसमें धीरे धीरे पानी मिलाइए। चूने का पत्थर, जिससे घर की पुताई करते हैं हम चूना मिला करके, वो चूने का पत्थर लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और बीकर को टच करिए। तो आपको कैसा फील होगा? तो आप देखेंगे कि जब पानी आप मिलाते हैं तो बीकर आपको गर्म लगने लगेगा। दिवाली आ ही रही है, घरों की पुताई होने वाली है, तो ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। कुछ नहीं, जब चूना मिलाया जाए घर में, चूने को पानी में मिलाना है और उसको देखना है उस कंटेनर को कि उसके ताप में क्या परिवर्तन होता है। तो एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लेना है, धीरे धीरे जल मिलाना है और स्पर्श कीजिए जैसे दिखाया गया। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? तो आपको मिलेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में है, आपने पानी मिलाया, ये वन नहीं है, इसको लिक्विड अवस्था आप समझिएगा। लिक्विड अवस्था में मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इससे उष्मा बाहर निकलेगी। ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि उष्मा बाहर निकल रही है। ध्यान रखिएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और साथ में ये क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन क्यों? क्योंकि दो प्रकार के यौगिक मिल रहे हैं और एक प्रकार का पदार्थ बन रहा है। जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिले और एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के एकल उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक हिंट दिया हुआ है आपको, ब्रैकेट में नीले कलर से बढ़िया लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आप लोग छोड़ देते हैं बुक में पढ़ना, कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने में के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। मैंने अभी बताया कि दीवारों की सफ़ेदी पुताई के लिए जो करते हैं। अब ध्यान दो कि पुताई करते हैं और पुताई करने के तुरंत बाद ही हमारी दीवार में चमक नहीं आती, 1-2 दिन लग जाते हैं और दीवार को चमकने में। वो परिवर्तन क्यों होता है? ज़्यादा जो वाइट वाश होता है वो परिवर्तन क्यों होता है? तो ध्यान दीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ है? ये हम कहीं से नहीं मिलाते, ये हमें वायुमंडल से मिलती है। वायुमंडल से मिलती है और निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और पानी का, जो कि जल वाष्प के रूप में निकल जाती है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ होगा, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जल है, मिस्टेक हो गया है लिखने में, तो कैल्शियम कार्बोनेट। अब तो इसके कारण हमारे दीवार में चमक आती है। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और उसके अंदर जो जलवाष्प होता है वो बाहर निकल जाता है और इस कारण से दीवार हमारी चमकने लगती है। संयोजन अभिक्रिया में कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, इनके बारे में भी परिचय कर लें। अगर कार्बन का जलना, लकड़ी को जला दीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जल से जल का निर्माण करना है। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के ये चीज़ें हम पढ़े हैं। अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी। मैंने बोला ऊष्माक्षेपी क्या होती है? ये ऐसी अभिक्रिया है जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने पर ऊष्मा बाहर निकले। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आप रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं और ऊष्मा बाहर निकले, उसका पता कैसे चलेगा? अगर कंटेनर गर्म हो रहा है, बर्तन गर्म हो रहा है जिसमें अभिक्रिया करा रहे हैं, तो वो ऊष्माक्षेपी कहला रही, माने ऊष्मा बाहर निकलना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा का बाहर निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, मीथेन में हमने ऑक्सीजन मिलाया। मीथेन ध्यान रखिए, मीथेन क्या है? मीथेन आपकी गोबर गैस है। गांवों में क्या होता है, बहुत बड़ा एक टैंक बनाया जाता है और उसमें जो जानवर के गोबर होते हैं उसे घोल करके डाल दिया जाता है और वहाँ से एक पाइप निकाली जाती है और उस पाइप के थ्रू सिलेंडर में उसे क्या किया जाता है, बर्नर, गैस के बर्नर में उसे डायरेक्ट लगा दिया जाता है, उससे खाना पकाया जाता है, तो वो गोबर गैस कहलाती है। तो उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें अपने पास मीथेन गैस होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, कौन सी गैस होती है गोबर गैस में? मीथेन गैस होती है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं।
तो उससे जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प और ऊर्जा मिलती है। फिर श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बहुत अच्छी चीज़ है। श्वसन क्या है? रिस्पिरेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये श्वसन है, सांस लेना और छोड़ना। तो इसमें भी बोला जा रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब सोचिए कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे है? अब ध्यान दीजिए कि आप खाना खाते हैं, सब बोलेंगे हाँ सर खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, खाना तो खाएंगे ही। खाना क्यों खाते हैं? सर जीना है तो खाना खाना पड़ेगा, जीने के लिए खाते हैं। तो सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से प्राप्त होती है। खाना ना खाएं तो कुछ नहीं होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप ना खाइए, उसके बाद पता चलेगा कि चौथे और 5वें दिन आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे और डॉक्टर आपको बॉटल्स के थ्रू या जनरली बोलेगा कि आप भोजन करिए। तो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और टूटने से हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल करके और ऊर्जा प्रदान करता है और इन अभिक्रियाओं का श्वसन जिसका अध्ययन आप किस में करेंगे? क्षय में, जीव विज्ञान में करेंगे। ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान के पार्ट में आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से हमारे चैनल को आप देखते रहेंगे, उसमें जब आप जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझाई जाएगी श्वसन के बारे में। तो अब यहाँ पर देखिए श्वसन के प्रोसेस में ग्लूकोज का विघटन दिखाया गया है कि ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या होता है। खाना खाए, हमको ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मिला, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। और ये ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है? ध्यान देंगे, ये ऊर्जा हमें मिलती है ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है। फिर साग सब्जी खाते ही हो, बनाते हैं, उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। अगर उनको साग सब्जी का जो कचरा है उसको रख दो तो क्या बन जाता है? तो बोलेंगे सर खाद बन जाती है। और क्या बनता है? तो यहाँ पर जो ये कंपोस्ट वर्ड लिखा है ये इंग्लिश वर्ड है, इसे हम क्या बोलते हैं? जनरली हिंदी में खाद बोलते हैं। खाद का बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इस तरह से संयोजन अभिक्रिया का क्रियाकलाप हो गया है। संयोजन अभिक्रिया का क्रियाकलाप हो गया है। अब संयोजन अभिक्रिया के बाद जो क्रियाकलाप बचेंगे उनको अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।